बहुत प्यार से हाँ बोल। सर। ठीक है, चलो। चलो जी, अब आ जाओ प्लीज, स्टॉप राइटिंग, यहाँ देखना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स के अंदर दीपांशु, मुझे सुन रहे हो आप? यस सर। ठीक है, खुशी? यस सर। चलो बेटा, ध्यान से देखो अब क्या कहानी है। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, और फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन तो ले ही चुके हैं इकोनॉमिक्स का, बट दीपांशु बुक आ गई आपके सामने? यस सर। हाँ, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बट अभी नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद आप इसे पढ़ेंगे। पेपर में आता ही नहीं है ये, स्क्रैसिटी पेपर में आएगा, हम लोग लास्ट में करेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमारे पास यहाँ पे बता रहा है 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग निकाल लो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको पता ही क्या है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। अपने माइक ऑफ कर लो सारे। ठीक है, सभी का माइक ऑफ है, ठीक। ये कहाँ चली गई? इसका नेट कनेक्शन वो हो गया। अगर कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है ना बीच में, दीपांशु बता देना आपसे, कई बार पता नहीं लगता। ठीक है। चलो जी, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कॉपी के अंदर, और कुछ कीवर्ड्स मैं बताता चलूंगा, वो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स लिखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या आ गई यहाँ पे कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। आपको भी पता है हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। खुशी आ गए? यस सर। हाँ जी बेटा, हेडिंग डाल लेंगे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसके बाद हम इस पैरा को समझेंगे। पैरा को समझने के बाद जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो लिखेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप सारे बच्चे जो आज की क्लास के आपने नोट्स बनाए लाइव, वो आप लोग सेंड करेंगे क्लास के बाद। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कह रहा है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड। मीन्स का मतलब रिसोर्सेस, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई, मीन्स मतलब यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेस। आप लोग लिखना चाहो तो अलग से ऐसे लिख सकते हो, जिसके पास ये बुक है वो बुक में लिख सकता है, वरना अलग से लिख सकता है। मीन्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेस। देयरफॉर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल। सीधी सी बात है भाई, हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? आपके पास इनकम, ठीक है, या वो चीज जिस जिस भी चीज को आप जान चाहते हो कि भाई हमें ये चीज मिल जाए, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन है और आपको वो चीज अनलिमिटेड मिल जाएगी, आप भी लिमिटेड। जैसे कि आप मैंगो परचेज करने गए, आम आपने खरीदे मार्केट से, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप परचेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे बोल देंगे भाई तेरी दुकान में जितने आम रखे हैं सारे ही दे दे, मैं सारे ही खरीद रहा हूँ, फिर तो आप ही दुकानदार बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग हमेशा चीज भी लिमिटेड ही खरीद के लेके आते हैं मार्केट से। उसके बाद इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, हर कोई ह्यूमन बीइंग चाहता है कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो? मैक्सिमम हो, मतलब कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। तो एवरी कंज्यूमर एक्साइज द चॉइस, हर कंज्यूमर क्या करता है? चॉइस करता है टू विच गुड्स आर शुड बी कंज्यूम, तो उसे कौन सा गुड्स कंज्यूम करना है। मैंगो खाओगे या संतरे खाओगे, ठीक है, या मौसमी लोगे, ठीक है, या आप वाटरमेलन लोगे या पपीता लोगे, क्या लेना पसंद करोगे? तो गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड, व्हाट गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड, इट इज अ चॉइस ऑफ कंज्यूमर, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो आपको वाटरमेलन लेना है, कितनी क्वांटिटी में आप लोगे, आपको चॉइस करना पड़ेगा, मैंगो लें या वाटरमेलन। अगर देखो आप दोनों लोगे
तो दोनों की क्वांटिटी आपको कम करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है। आपकी जेब में 200 रुपए है, अब उसी 200 रुपए में मैंगो भी खरीदना चाहते हो और उसी 200 रुपए के अंदर वाटरमेलन भी, तरबूज भी आप खरीदना चाहते हो। तो भैया अगर आप कह रहे हो कि नहीं बस मैंगो ले लेंगे, आम से हमारा काम चल जाएगा, तो बस ठीक है 200 रुपए के मैंगो ले लो। अगर आपको लग रहा है नहीं हमें दोनों ही चीजें खानी है, दोनों चीजों को खाने से हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, तो आप देख लो कि भाई 100 रुपए करके आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितना भी आपका चॉइस है, इट इज अप टू यू कि आप कितना चॉइस करना चाहते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंपल वर्ड में लिखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इक्वल टू, लिखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम is equal to प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किसके इक्वल है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के इक्वल है। किसके इक्वल है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के इक्वल। बिल्कुल ध्यान से देखना आप क्या कहानी है यहाँ पे। तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सेंटर में आपने लिखा इकोनॉमिक। दीपांशु नजर आ रहा है पीपीटी में? यस सर। हाँ, आपने लिखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इक्वल टू, बोलो क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या है? इक्वल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब देखो क्या कहानी, मैं इसको ईपी बोल रहा हूं, ईपी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके इक्वल है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के इक्वल है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इन सब कुछ का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? हमारा जो पहली बात मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ, ह्यूमन, जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड। लिख लो मेरे साथ साथ, जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। और हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। रिसोर्सेस कैसे हैं हमारे पास? लिमिटेड। ठीक है जी। तो हर कंज्यूमर क्या करता है? उसके आगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। तो इन चीजों की वजह से, इन चीजों के उसके पास क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब वो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में क्या करता है? वो क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? उसके लिए उसे क्या करना होगा? चॉइस करना पड़ेगा। जो भी उसे क्या करना है, गुड्स लेना है या सर्विसेज लेनी है, उनके बीच में उसे क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा कि किन गुड्स को और किस सर्विस को लेके उसे क्या मिल रही है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है।
अभी देखो कहानी है बेटा, श्याम विहार में क्या है, बच्चों ने एक बड़ा लेवल नहीं देखा पढ़ाई का। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ये एक अलग लेवल है। मैं कह रहा हूँ आप मैं श्याम विहार कंपैरिजन करता ही नहीं, मैं अपना कंपैरिजन पूरे इंडिया से करता हूँ कि भैया हम लोग टॉप लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के लेवल पे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर हमारी क्लासेस देखोगे तो हमने अपनी क्लासेस यूट्यूब में भी डाल रखी हैं। आप मुझे बताओ श्याम विहार तो क्या मतलब कहीं लोगों ने अपनी क्लासेस यूट्यूब में भी नहीं डाल रखी। दूसरी बात कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा कंपटीशन जो है 11th क्लास का, हम केवल 11th क्लास नहीं पढ़ रहे, पूरा इंडिया पूरे हिंदुस्तान में बहुत बच्चे हैं जो 11th क्लास पढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं यूट्यूब चैनल में कुछ टाइम के बाद ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सारे बच्चों का अकाउंटेंसी का टेस्ट लूंगा और हम लोग एक प्राइज रखेंगे उसके लिए। तो देखते हैं आप लोग कंपटीशन कहाँ तक फेस करते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो, चाहे मुझसे पढ़ रहा है कहीं भी पढ़ रहा है, वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइज भी मिलेगा। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमें पता लगेगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि कंपटीशन फेस करना आना चाहिए। जब तक आप कंपटीशन फेस नहीं करोगे लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। सो वेलकम बैक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है। चाहे मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलूं या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलूं, बात एक। सर ये सब क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। इस और कंज्यूमर क्या चाहता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए उसे। तो उसे चॉइस करना पड़ेगा कि वो किस गुड्स और सर्विसेज को क्या करे, हाँ जी, किस गुड्स और सर्विसेज को क्या करे, चूज करे, ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। आगे लिखो, आगे चलो, आगे लिखो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग involving satisfaction, involving satisfaction of unlimited wants out of limited, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, आउट ऑफ लिमिटेड resources, having alternative uses। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्लीज स्टॉप राइटिंग, समझो वो क्या है, ऑफ चॉइस। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब ये इन्वॉल्विंग, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रखा है, हाँ जी, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रखा है कि सर जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। तो ह्यूमन क्या है सर, अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन की, ठीक है ना। आउट ऑफ, देखो आ गई ना बात, आउट ऑफ, तो ह्यूमन वांट्स के आउट ऑफ हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्सेस का क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। जो रिसोर्सेस है उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर, आप लोग मार्क कर सकते हो जहां पे आपने लिखा है, इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला की पॉइंट है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस। नंबर 2, इन्वॉल्विंग किससे इन्वॉल्व है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट से इन्वॉल्व है। नंबर 2। नंबर 3, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। नंबर 3, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एंड नंबर 4, उनका अल्टरनेटिव यूज होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर 4 बातें आ गई। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, 3 बातें आ गई, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर 3 बातें आ गई। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेस और अल्टरनेटिव, हाँ जी, अल्टरनेटिव यूजेस। तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूं? ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर कितने रीजन है? 3 रीजन है। इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर कितने रीजन है? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बनाओ जी, इसके बनाओ, ये चार्ट बनाओ, ये चार्ट ड्रॉ कर लो। नंबर 1, हाँ जी, अनलिमिटेड। नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स। तो ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। नंबर 2, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 2, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और नंबर 3, अल्टरनेटिव यूजेस। ये हैंग हो गया, अभी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर 3 आप लिख लो, अल्टरनेटिव यूजेस। तो 3 मेन रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस करने के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस करने के 3 कारण हैं। नंबर 1, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नंबर 1, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नंबर 2, scarcity of resources. नंबर 2, दीपांशु लिख लिया? यस सर। आपके सामने पीपीटी आ गई है? यस सर। हाँ, तो पहला बताओ कौन सा है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन। बोलो बेटा, बोलो कौन सा है पहला? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा क्या है? अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 हो गए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या चीज है। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने बुक आ गई है, दीपांशु बुक आ गई है आपके सामने? यस सर। हाँ बेटा, सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसको पढ़ो, लाउडली पढ़ो। आपके पास बुक है, आप बुक को देख के पढ़ सकते हो। पढ़ो, लाउडली पढ़ो। Human wants are never ending. That is, they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. Want of people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. बस 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 Human बस want बस बस, ध्यान से सुनो जी। तो यहाँ पे क्या बोल गया? कहता है ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस और नो? मुझे बताओ, क्या ह्यूमन वांट्स एंडिंग प्रोसेस है या नेवर एंडिंग प्रोसेस है? दीपांशु?
सर नेवर एंडिंग है। वेरी गुड। कहता है एज सुन एज, जैसे ही आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, जैसे आपकी वांट्स क्या सेटिस्फाई होगी कि सर आज मन कर रहा है सूजी का हलवा खाएंगे। हलवा खाते हो दीपांशु? यस सर। तो ठीक है, आज आपका सूजी खाने का मन कर रहा है, किसी का भाई ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा है, भाई किसी का मन कर रहा है पिज्जा, किसी का बर्गर, किसी का भाई केक। तो भाई साहब आपका ऐसा मन कर रहा है तो वही वाली कहानी है ना, आज एक वांट आपकी सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ भाई आपको सूजी खिला दी हमने। कल क्या होगा, दूसरी वांट इमर्ज हो जाएगी, दूसरी एक वांट आ जाएगी, मम्मी आज मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। तो wants of the people are unlimited, yes or no? Wants of the people are unlimited and keeping on multiply। हमेशा हमारी wants क्या है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है and cannot be satisfied due to limited resources। रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण हमारी जो wants है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, बाकी मैं अभी बताऊंगा रिसोर्सेस के अंदर केवल सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा, रिसोर्सेस के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर आएगा, चार चीजें आती हैं। ठीक है ना। तो देखो लेबर, लेबर जो है, जो एम्प्लॉई है उनको इनकम हो रही है। अब इनकम होने के बाद वो अपनी वांट्स को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। तो भाई वो अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो रिसोर्सेस है वो क्या है, इनकम है। अब मुझे बताओ इनकम अनलिमिटेड है क्या किसी के पास? नहीं सर, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो उसके पास भी इनकम क्या है, लिमिटेड है। मतलब उसके पास भी इनकम का रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, वरना तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन नहीं बन जाएगा भाई। तो वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं है मुकेश अंबानी, ठीक है ना। और इतना अमीर होने के बाद भी मुकेश अंबानी, मुझे बताओ जियो फ्री थोड़ी ना कर रहा है आपके लिए, पैसे तो ले ही रहा है आपसे। भाई इतने पैसे कमा लिए, मुझे बताओ अगर खुशी आपकी वर्थ हो जाएगी 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ के वर्थ, कभी सुना है किसी से कि ये आदमी देखो करोड़पति है? खुशी कभी ऐसा सुना है? बोलो खुशी। अरे यार इसका डिस्कनेक्ट हो गया। वंशिका आप बताओ, कभी आपने सुना है कि ये आदमी करोड़पति है, इसके पास बहुत प्रॉपर्टीज है, अमीर आदमी है? यस सर। ठीक है बेटा इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आता है पढ़ने में। अब देखो यहाँ पे कहानी कहानी क्या हो रही है कि यार चाहे कोई आदमी कितना अमीर हो गया हो पर उसे फिर भी क्या है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अब मुकेश अंबानी के पास तो इतना पैसा है वो अकेले तो खा सकता है, उसकी फैमिली पुश्तें खाएंगी उसकी। भाई वो फ्री क्यों नहीं कर देता, जियो को फ्री कर दे वो सीधे, ठीक है ना। बट उसने ऐसा नहीं कर रखा है। खुशी आ गए आप? सर क्या बात है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आज, है ना। नेटवर्क इशू हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खुशी बात कर रहे थे कि हमारे जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्योरिटीज। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी प्योरिटी क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग, मैंने अभी आपको बताया ना, आपको मैंगो भी खाना है, तरबूज भी आपको खाना पसंद है, और आप लोग बर्गर भी खाओगे, पिज्जा। अच्छा वही वाली बात है, डोमिनोज से जाके पिज्जा खाना है या पिज्जा हट से जाके खाना है? भैया देखना पड़ेगा ना पॉकेट में पैसा कितना है, उसके हिसाब से ही हम लोग डोमिनोज और पिज्जा हट का कर पाएंगे कहाँ जाना है। पिज्जा हट में थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, डोमिनोज में क्या है, सस्ता मिल जाता है अपने को। मैगडी वालों वही वाली बात है, मैगडी, और आपने सुना होगा एक नया आया था बर्गर किंग। तो भाई साहब बर्गर किंग का बड़ा कंपटीशन हुआ था द्वारका के अंदर, तो बर्गर किंग मैकडी का बड़ा कंपटीशन था, बर्गर किंग फाइट कर गया, मतलब जीत गया। क्यों? बर्गर किंग का प्राइस कम था। इंडिया में क्या चाहिए लोगों को, प्राइस भी कम चाहिए, चीज भी अच्छी चाहिए। भाई हम तो ओवरऑल सोसाइटी की बात करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो हर इंडिविजुअल के लिए कुछ वांट्स तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ भैया, घर पे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की चीजें चाहिए। तो अर्जेंट एज कंपेयर्ड
टू अदर्स। तो आपको अर्जेंसी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज है जो हमें प्योरिटी बेसिस पे पहले चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट दियर रिसोर्सेज। तो हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, इनकम। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, इनकम। एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ दियर वांट्स, if all human wants have been equally important, then it would have become impossible to make choice। अगर सारी wants क्या होंगी, इक्वल इंपॉर्टेंस होगी सभी की, कि आपको सारी चाहिए, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि सारी वॉन्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंस है। नो डाउट कि इक्वली इंपॉर्टेंस होती है, बट यू कैन मेक प्योरिटी, यू कैन मेक अ ऑर्डर। आप ऑर्डर बना सकते हैं उनका कि हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस किस चीज की है, ठीक है ना। अब जैसे देखो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, भाई मेरा भी तो इंटरनेट जा सकता है, तो मैंने क्या किया है, यूपीएस परचेज किया। मैंने क्या परचेज किया है, यूपीएस। अब मैंने जब यूपीएस परचेज किया तो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अब मैंने ये देखा कि यार मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब कोई भी यूपीएस मुझे पावर बैकअप दे दे। पावर बैकअप मतलब कि अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद वो मुझे कितना पावर बैकअप दे दे, कम से कम वो 2 घंटे का, 2 आवर्स का मुझे पावर बैकअप दे, कम से कम मिनिमम। अगर वो इतने का मुझे देता है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। तो जब मैं शॉप में जाता हूं तो दुकान में माइक्रोटेक, लुमिनस, ठीक है, जैबरॉन, बहुत सारी कंपनीज है जिनके यूपीएस आते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे दुकान वाले से पूछना है कि सर देखो मुझे वो यूपीएस चाहिए जो कम से कम मुझे क्या है 2 घंटे का बैकअप दे, क्योंकि यही मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे 2 घंटे का बैकअप ही नहीं मिलेगा उस यूपीएस से तो मेरा बेनिफिट क्या होगा। दूसरी बात, मैं उसके अंदर यूज क्या करने वाला हूँ, मेरा लैपटॉप उस पर कनेक्ट होगा और मेरा वाईफाई मतलब कि मेरा राउटर मैं उससे कनेक्ट करूंगा। तो वो कहता है कि सर देखो ये जैबरॉन का यूपीएस है, इसका प्राइस ये है, माइक्रोटेक का प्राइस ये। अब मुझे उसके अंदर की नॉलेज होनी चाहिए कि ये लोग बिजली की कितनी सप्लाई करते हैं, मतलब जो यूपीएस होता है वो मुझे पावर बैकअप जब देगा तो उसकी आउटपुट सप्लाई क्या होगी। तो अलग अलग आते हैं, 625 आता है, 725 आता है, ऐसे ऐसे करके फिर प्राइस डिफरेंस होंगे। दीपांशु कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। बेटा जब आप यूपीएस परचेज करने जाओगे तो कंपनी अलग अलग मिलेगी, फिर उनकी उनकी जो सप्लाई आनी है, आउटपुट जो बिजली सप्लाई होगी वो भी अलग अलग मिलेगी। जैसे आपके घर के अंदर जो बिजली की आप सप्लाई ले रहे हो उसके अंदर किलोवाट होता है। कभी आप बिजली का बिल देखना तो आपके बिल में लिखा होगा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। बेटा 6 किलोवाट से कॉमर्शियल कनेक्शन हो जाता है। अगर कोई भी बंदा रेजिडेंशियल के अंदर 6 किलोवाट, अब आपके सर ने ये सारे काम कर रखे हैं तो उनको इन सारे काम की नॉलेज है कि भैया 6 किलोवाट कराएंगे कॉमर्शियल कनेक्शन हो जाएगा। वैसे भी घर में कोई 6 किलोवाट बेटा करवाएगा नहीं, क्योंकि एक फ्लोर में एक आदमी के ज्यादा से ज्यादा 4 एसी लगेंगे। और 4 एसी का मतलब आप मान के चलो, मतलब 4 नहीं सॉरी, एक फ्लोर पे बंदा 2 या 3 एसी लगाएगा, 4 तो शायद ही लगाए, 4 मैंने ही लगवाए थे अपने घर पे, ठीक है ना। तो भी मैंने 4 किलोवाट करवा रखा था। 2 मेरे पीछे रूम में थे, 2 हमारा जो क्लासरूम था उसके अंदर एसी लगे थे 1.5 टन के, और 2 पीछे लगे थे। तो 4 किलोवाट ही कराएगा, जबकि मेरा जो किलोवाट है वो ज्यादा हो रहा है। क्यों? 1.5 टन का एक एसी, पता है ना दीपांशु, एसी टन में आता है। हाँ सर। कपड़ा किस में आता है बेटा? लीटर में। कपड़ा खरीद, मीटर में। वेरी गुड वेरी गुड। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, कपड़ा खरीदने गए 5 लीटर कपड़ा दे दे, दूध लेने गए 2 किलो दूध दे दे। लोग ऐसा बोलते हैं बेटा, दूध लेने जाते हैं 2 किलो दूध दे दो। अबे दूध तो लीटर में आता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर सही है। मेरे भी बेटा फादर की मदर डेयरी थी, तो हमारी शॉप में कई बार मैं भी बैठता था, उसमें क्या दिक्कत है। तो कई बार लोग आते थे, कहते थे जी 2 लीटर दूध, 2 किलो दूध दे दो। मैंने कहा किलो कब से हो गया, मैंने कहा हम तो लीटर में बेच रहे हैं। आगे जी बात समझ में। तो कहानी यहाँ पे जैसे आप देखते हो, यहाँ पे जो आपको बनाना मिलता है वो दर्जन के हिसाब से मिलता है, पर अगर आप केरला में जाओगे तो वहां पे केजी के हिसाब से मिलता है। तो ये चीजें भी कई बार डिफर होती हैं एज पर द लोकेशन की, आपका कौन सा एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार ये चीजें डिफर कर जाती हैं। अब देखो नोट्स कैसे बनाने, तो सबसे पहले नोट्स में क्या लिखोगे, चलो मैं आपके साथ लिखता हूँ। नोट्स कैसे बनाएंगे बेटा हम लोग, मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे आप लोग।
इसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क इशू हो गया, इसको आज बैकअप ही लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखो ये बेनिफिट है ना रिकॉर्डिंग का। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभ्या ने मुझे बताया था, खुशी ने मुझे बताया था, सर बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ये समझ लो कि जैसे आप लाइव ही पढ़ा रहे हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं ऑल ओवर इंडिया नहीं बना रहा, अकाउंट्स की क्लास मेरी ऑल ओवर इंडिया के लिए बन रही है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास की अगर रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो ये आपका बेनिफिट है। हाँ, हमारे भी घर पे 2 बच्चे हैं जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं, और देहरादून में रहते हैं और हमारे होम टाउन में रहते हैं, और एक गाजियाबाद में, सॉरी 3 जगह से क्लासेस वो लोग मेरी ले रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं, बट उनको मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, उनको लाइव क्लास नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे, हम लोग कौन सा पॉइंट, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, रीजंस, ऐसे हेडिंग डाल दो, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पेपर में तमीज से लिख के आना पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद द थ्री मेन रीजंस। तो हमारे पास 3 मेन रीजन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक problems are, number 1, human wants are unlimited। number 1, human wants are unlimited, या आप ऐसे लिख सकते हो अनलिमिटेड human wants, unlimited human wants। तो इसमें आप लिख सकते हो human wants, ये मैंने ह्यूमन वांट्स लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस। दैट इज, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। दैट इज, देखो हम बुकिश लैंग्वेज भी लिख रहे हैं पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। दैट इज दे कैन बी, that is they can never be fully satisfied, that is they can never be fully satisfied। if one wants is satisfied, if one want is satisfied, comma, then another want, wants, want, then another want, ये भी want कर दो, then another want मे बी अराइज लिखना चाहोगे या मॉडर्न वर्ड लिखना चाहोगे, एक अच्छा वर्ड लिखना चाहोगे, इमर्जिंग, इमर्ज। तो देखो आपको वर्डिंग देखनी है, आपको वर्ड क्या यूज करना है। हाँ जी, आप ऐसे भी लिख सकते थे, देन अनदर वांट्स मे बी अराइज। नेक्स्ट, दीपांशु लिख लिया? यस सर। चलो आगे चलो। खुशी कनेक्ट हो गई या दोबारा से खुशी का? नो सर, अभी नहीं हुआ। हाँ देखो, तो ये इशू ना इंटरनेट का किसी के साथ भी आ सकता है। अब देखो रिकॉर्डिंग का आपका बेनिफिट कितना है, रिकॉर्डिंग का दीपांशु बेनिफिट है या नहीं है आपको? यस सर, बिल्कुल। हाँ सर, मैंने तो सारा रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लिया। वेरी गुड, ध्यान से देखो आगे। तो वांट्स ऑफ द पीपल आर लिमिटेड, आगे लिखो वांट्स ऑफ द पीपल आर
wants of the people are अनलिमिटेड। तो लोगों की वांट्स कैसी है भाई? अनलिमिटेड। एंड कीपिंग ऑन मल्टीप्लाइंग, एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, और ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है, मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड कैन नॉट be satisfied due to limited resources, cannot be satisfied due to limited resources। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपकी बुक में आ जाऊं तो मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। दीपांशु, बुक आ गई आपके सामने? यस सर। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो उसके आगे आप लिख सकते हो, घर पे लिख लेना, मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको बता रहा हूं। तो आप ये वाला सिंप्लीफाइड कर सकते हो पैरा। अगर आपसे कोई पैरा सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा, जैसे देखो मैं इसको सिंप्लीफाइड क्या कर रहा हूं, ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्योरिटी बेसिस, ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली सेटिस्फाइड। मैंने क्या वर्ड लिखवा दिया? ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली सेटिस्फाइड। एवरी, चलो लिख लो, आप जल्दी जल्दी लिखो, ह्यूमन वांट्स, आप लिखो ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्योरिटी बेसिस, ह्यूमन वांट्स आर आल्सो डिफर इन प्योरिटी बेसिस। आगे लिखो, दैट इज all wants cannot be equally satisfied, that is all wants cannot be satisfied equally, all wants cannot be satisfied equally। फुल स्टॉप। आगे लिखो, every individual comma, every individual comma, every individual comma, some wants are more important, some wants are more important in comparison to other wants, some wants are more important in comparison to other wants, some wants are more important in comparison to other wants, full stop। due to this reason comma, due to this reason comma, people allocate their resources, people allocate their resources, people allocate their resources in order of, in order of preference to satisfy, in order of preference to satisfy some of their wants, to satisfy some of their wants, full stop। ये लाइन मैंने पूरी कॉपी पेस्ट लिखवाई है, आप देख के लिख सकते हो।
दीपांशु लिख लिया? Yes, sir. हाँ बेटा आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, if all human wants are equal importance, 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 comma, then it is very difficult, then it is very difficult, then it is very difficult to an individual, then it is very difficult to an individual to choose among the to choose among his wants, to choose among his wants, then it is very difficult to an human being, then it is very difficult to an human being, then it is very difficult to an human being then it is very difficult to an human being. क्या लिखवाया था आगे दीपांशु? सर किसमें? आगे मैं लिखवा रहा हूँ ना, if all human wants have been equal importance, comma, then it is very difficult, then it is very difficult to an individual to make choice among his wants, to make choice among his wants. To make choice among his wants. क्लियर है? यस सर। तुम्हारी दीपांशु कितने 11 बजे क्लास है ना? 9 बजे है सर अभी। हाँ तो कोई नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं वंशिका को कंप्लीट करवा दूंगा ये, ठीक है? ठीक है। हाँ तो अगर आपको भी लीव करना हो अभी आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसकी भी मेरे ख्याल से 9 बजे क्लास है, बट वही है, उसका तो इंटरनेट इशू भी आ रहा है। तो वंशिका आपको आवाज आ रही है? सर मेरी भी इंग्लिश की क्लास है अभी 9 बजे। अरे यार चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ये 2 पॉइंट रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, ठीक है? आप लोग लीव कर लो, मैं ये 2 पॉइंट आपको रिकॉर्डिंग करके ये क्लास भेजता हूँ, ठीक है? आप लोग लीव कर लो फिर सेशन, मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ, ठीक है दीपांशु? और बेटा रुको 1 मिनट, और शाम को टेस्ट है, कितने बजे टेस्ट है? 4 से 5। हाँ बेटा तैयारी कर लेना, ठीक है? और अच्छे मार्क्स लेके आने। ऑल द बेस्ट दीपांशु एंड वंशिका, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को 5 बजे टेस्ट के अंदर, और मैं ये रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है ना? आपकी ईमेल आईडी पे आएगा ये, ईमेल आईडी पे आएगा आपकी, ठीक है? ओके। तो उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले आप लोग पढ़ लेंगे, नो डाउट आप लोग मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बट आपको मैं बता रहा हूं, पहले आपको इसको पढ़ना है, फिर मैं आपको इसको समझा रहा हूं। तो एक बार आप लोग रीड कर लो। तो स्टूडेंट उस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप लोग रीड कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कह रहा है स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है?
आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है। लैंड से हमारे पास कौन सी इनकम जनरेट होती है, रेंट की। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल से क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरप्रेन्योर को क्या होता है, प्रॉफिट। तो कह रहा है स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेस है, साधनों की दुर्बलता है, मतलब साधनों की कमी है। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। तो रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल वांट ऑफ पीपल। तो जो भी लोग मांग रहे हैं तो सारी की सारी वांट्स को क्या है, फुलफिल नहीं किया जा सकता। बेसिक रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको भी पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर किस चीज को एग्जिस्टेंस कर रहा है कि हम सारी की सारी वांट्स जो है एक इंडिविजुअल की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब आपको क्या है पता है, प्रॉब्लम ऑफ, हाँ जी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। उसके बाद स्क्रैसिटी इज यूनिवर्सल। स्क्रैसिटी यूनिवर्सल है एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। तो हर कंट्री के अंदर स्टूडेंट कुछ ना कुछ क्या है, स्क्रैसिटी है। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर आपने देखा लेबर की स्क्रैसिटी है, मतलब कि लेबर की वहां पे कमी है। तो ये वहां की इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम है। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज आर नॉट स्केयर। अगर स्टूडेंट रिसोर्सेज स्केयर नहीं है तो उस इकोनॉमी के अंदर उस चीज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे स्टूडेंट इंडिया के अंदर कभी लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप देखते हो हमने एक एम्प्लॉयमेंट निकाली, सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट निकाली कि बस इस एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या है 100 लोग चाहिए, तो आप देखते हो कितने सारे लोग उस एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आप लोग नोट्स बना लेंगे, लिखें स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लें स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद लिखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उसके बाद लिखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज के आप ब्रैकेट में लिख लोगे लैंड, लेबर, कैपिटल, कॉमा, इंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे, चार है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है। are limited in relation to their demand and economy can produce all what people want। तो economy cannot produce, economy क्या आएगा, cannot produce all want of people want। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, तो आप स्टूडेंट बीच बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं लिखने के लिए। उसके बाद आप लोग लिखेंगे in our economy existence of economic problem। नहीं ये काट दो, आप लिखो इट इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप लिखो इट इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखो स्क्रैसिटी इज यूनिवर्सली एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स, कॉमा, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। ये पूरा कॉपी पेस्ट सेम है ये लाइन, ठीक है जी। उसके बाद आप लिख सकते हो नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अराइज इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अराइज इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है जी। तो स्क्रैसिटी ऑफ रिसोर्सेज ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अल्टरनेटिव यूसेस। अल्टरनेटिव यूसेस के अंदर आप लिख सकते हो resources not only secure but they can be also put to various uses। जैसे स्टूडेंट मिल्क है, तो आपको पता है जैसे इन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है उसी तरीके से मैं मिल्क का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो दूध है स्टूडेंट वो बहुत सारी चीजों के काम आता है। आपको पता है चाय बनाने के काम आ जाएगा, ठीक है जी। कर्ड आप उससे बना सकते हो, पनीर आप उससे बना सकते हो। तो एक रिसोर्सेस है, यहाँ पे रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास रिसोर्सेस है तो उसके क्या है अल्टरनेटिव यूसेस है। तो बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं स्टूडेंट जिसके क्या है अल्टरनेटिव यूसेस है। आप फ्यूल की बात करेंगे तो हमारे पास जो फ्यूल है वो हमारी गाड़ी चलाने के काम भी आता है, मशीन, जनरेटर, सब चीजों के चलाने के काम आता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिसोर्सेस आर नॉट ओनली सिक्योर, कॉमा, but they can also be put to various alternative uses। तो resources are not only secure, comma, but they can also
they can also be put to various alternative uses. It makes choice among resources more important. तो स्टूडेंट कई लाइनें यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट लिखवा रहा हूँ, तो जहां पे आपको लगे कि वीडियो को पॉज करना है आप पॉज करके लिख सकते हैं, और जहां पे आपको लगे कि सर ने कॉपी पेस्ट लाइन लिखवाई है तो वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेस और ह्यूमन वांट्स के बीच में इसने डिफरेंस बताया है, तो रिसोर्सेस और ह्यूमन वांट्स के बीच में जो डिफरेंस है आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट बस हमें इतना ही लिख के आना है, हमारे एग्जाम में आएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और उसके बाद आप बताएंगे कि 3 कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, 3 कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। सबसे पहला अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस और अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो हमारी कंट्री के अंदर स्टूडेंट चल रहा है, मतलब व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। तो व्हाट इज का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो प्रेजेंट में हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है। तो हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट में कोविड के चलते पैंडेमिक चल रहा है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो चीजों के प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे आप फ्यूल के अंदर देखोगे तो बहुत प्राइस, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और कई चीजें स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा रन कर रही थी, और फ्यूचर में स्टूडेंट हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि आपने देखा बार बार लॉकडाउन होने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है स्टूडेंट, जो कि एक दुकानदार है या जो भी इंडस्ट्री है, ये सारी एक्टिविटीज क्या हो गई, हमारी स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। तो स्टूडेंट जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो पास्ट की बात करती है आपसे कि पास्ट में क्या चल रहा था इंडिया के अंदर, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसका मतलब स्टूडेंट इसके अंदर जो भी हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डेटा सही है या गलत है। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं, हम कह रहे हैं कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हमने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया, तो आप इसको एक्चुअल डाटा से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की। तो स्टूडेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्चुअल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम डाटा बता रहे हैं वो सही है या गलत है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है स्टूडेंट, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो लोग अपना क्या रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं। उनका मानना है कि अगर अभी कोविड चल रहा है और इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया है, इतनी बड़ी महामारी हो गई है इंडिया के अंदर, तो इकोनॉमिक्स का कहना होता है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट हमें क्या काम करना चाहिए, हमें बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, बोरोइंग रेट, मतलब कि बैंक्स जिस रेट पे क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं। अगर हम बैंक क्या कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है, आपको भी पता है बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देता है। अगर स्टूडेंट मान लो कि अभी जो लोन का रेट है वो कितना चल रहा है, मान लो अभी लोन का रेट चल रहा है 16%, अगर इसे कम कर दिया जाए, मतलब 12% कर दिया जाए, मेरा सीधा और सिंपल सा कहना यह है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट का रेट गिरा देंगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, लोगों की बोरोइंग बढ़ जाएगी, और बोरोइंग बढ़ने से क्या होगा स्टूडेंट, एक बार इकोनॉमी दोबारा से पटरी पे आ जाएगी। दूसरी तरफ स्टूडेंट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बुक के अंदर दिए गए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जैसे ये एग्जाम्पल कि इंडिया को स्टेप लेना चाहिए जो भी प्राइस बढ़ रहे, तो पेट्रोलियम के प्राइस आपने देखा, डीजल के प्राइस आपने देखे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या करना चाहिए, इन प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस,
स्टूडेंट 1947 से हमारी सरकारें कह रही है, आज 2020 आ गया और हमारी सरकारें क्या कह रही है? हेलो। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बताया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किससे डील करती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं वो यहाँ पे हमें अपना ओपिनियन देते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट एज अ इकोनॉमिस्ट, सर क्या आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं? यस। अगर स्टूडेंट मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो मैं भी एक इकोनॉमिस्ट हूँ। तो मैं यहाँ पे कई चीजें आपको क्लास के अंदर बता दूंगा जो फ्यूचर में होने वाली हैं। अब स्टूडेंट अगर कोई भी चीज मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, इसका मतलब कि मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। जैसे मैंने स्टूडेंट अपनी फैमिली के अंदर लोगों को 1 महीने पहले बता दिया था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद हमारे जो फ्यूल के प्राइस है और डीजल के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, और मैंने कहा था गोल्ड के रेट भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे गोल्ड के प्राइस भी शूट अप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और फ्यूल और डीजल के प्राइस भी स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर हम इस सिचुएशन को, अब हमारी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, अगर हम इस पेंडेमिक को सही करना चाहते हैं, अगर हम इस महामारी को सही करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर वापस चले गए, मतलब होम टाउन वापस चले गए। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सही करना चाहते हैं, जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है, जो हमारी क्या है छोटी इंडस्ट्री है, या हमारे दुकानदार है, जैसे आपके गली मोहल्ले के अंदर जो दुकानदार है, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए। कम से कम इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे स्टूडेंट हमें ऐसी कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी जिससे कि क्या हो, हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ जाए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपना ओपिनियन रखते हैं, और उन ओपिनियंस के ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। तो उन ओपिनियंस के ऊपर स्टूडेंट हम डिबेट कर सकते हैं। पर अगर स्टूडेंट मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, मतलब कि उन चीजों के ऊपर हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आप एक्चुअल डेटाबेस पे बोल सकते हो कि सर आप गलत कह रहे हो, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट अगर मैं ये कहता हूं कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, जो बोरोइंग रेट है, मतलब कि जो इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज दर चल रही है बैंक्स की, उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, कम। तो इसके ऊपर स्टूडेंट क्या हो सकती है, डिबेट हो सकती है। इसके ऊपर क्या की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है। कई लोग कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम नहीं होना चाहिए, ये इंटरेस्ट रेट क्या है, कम नहीं होना चाहिए। और कई लोग स्टूडेंट मेरे सपोर्ट में हो सकते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट क्या है डिबेट करने का पॉइंट, कि मैंने कहा 1947 से लेके अगर अभी तक आप देखोगे 2020 आ गया, मतलब 2020 आ गया है, और सारी सरकारें कहती हैं कि क्या होगा, गरीबी कम होगी। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट आप एक्चुअल डेटाबेस कलेक्ट कर लो, आप देखोगे 1947 से 2020 तक गरीबी स्टूडेंट बढ़ी है इंडिया के अंदर, कम नहीं हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोला गया है इनकम इनइक्वलिटी शुड बी रिड्यूस, मतलब कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी शुड बी रिड्यूस, ये चीज क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ले लेंगे। नो डाउट कि आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, बट आप इस लेक्चर को स्टूडेंट आप इस लेक्चर को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आप लोग लिखें डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आप लोग लिखें। और बीच में वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं लिखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे पॉज नहीं कर सकता अपने आप को, बट आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो बेसिस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे। फर्स्ट रो में स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे मीनिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग लिखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ economic issues. Positive economics deals with economic issues related to past, present and future. Positive economics deals with economic issues related to past, present and future.
नॉर्मेटिव में लिखेंगे स्टूडेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट, ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट related to economic issue, related to economic issue। उसके बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हो सकता है, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। तो स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक्चुअल हमारे पास डेटा होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आप लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आप लिखेंगे पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पर्पस। पर्पस के अंदर स्टूडेंट आप लिखेंगे तो स्टूडेंट यहां पे ये कह रहा है कि ये रियल डिस्क्रिप्शन करता है इकोनॉमी की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, रियल डिस्क्रिप्शन करती है कि पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो रहे वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी। और उसमें आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड पॉलिसी इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड पॉलिसी इकोनॉमी। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी होती है। ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि आप उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, और यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था खराब चल रही है तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। मैं एक अलग पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। पर्पस के बाद फोर्थ पॉइंट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरली, दिस स्टेटमेंट आर, these statement are not necessarily the statement of truth, these statement are not necessarily the statement of truth, full stop। these may be true or false, these may be true or false। तो स्टूडेंट जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो, कई बार वो फॉल्स भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला था कि इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या थी मेरी, फॉल्स। तो आप एक्चुअल डेटा से क्या कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी termed as true or false, this statement cannot be termed as true or false, full stop। these are opinion only, these are opinion only। तो स्टूडेंट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट हम लोग जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं वो एक हमारा ओपिनियन होता है, तो आप उसे ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का क्या है, वो ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। ये स्टूडेंट जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है, एंड दस नॉट सजेस्टिव, मतलब कि आपको कोई सजेशन नहीं दे रही। ठीक है ना, यहाँ पे कोई आपको सजेशन नहीं दी जा रही कि आपको ऐसा करना चाहिए।
पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट सजेशन दी जा रही है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन है एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग सजेशंस दे रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट है, ये पॉइंट आप कॉपी पेस्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जजमेंट। तो वैल्यू ऑफ जजमेंट, इट इज डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, इट इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने, अगर मैंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं कर रहे, आप तो बस वेरीफाई कर रहे हो एक्चुअल डाटा को। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई हम जजमेंट नहीं करते, इट इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, क्योंकि एंड स्टूडेंट जो रिजल्ट है वो तो क्या है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर यहाँ पे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का क्या है, ओपिनियन है, तो आप उसकी जजमेंट कर सकते हो, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, इसकी स्टूडेंट कोई ना कोई वैल्यूएबल जजमेंट है। जैसे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यूएबल जजमेंट होगी, मतलब कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब अगर आपके मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है जी, क्लास में आपके हाईएस्ट मार्क्स आ चुके हैं, तो स्टूडेंट वो चीज क्या हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बिटवीन एंड्स। अब उसके ऊपर कोई क्या है, जजमेंट नहीं हो सकती, बता दिया गया है कि आपके हाईएस्ट आ चुके हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है, उसके अंदर पॉजिटिव इकोनॉमी में सभी को पता है, मतलब एक्चुअल डेटाबेस पे सभी को पता है कि भैया चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस पे स्टूडेंट कोई भी वैल्यूएबल जजमेंट नहीं हो सकती। बट इकोनॉमिस्ट यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर अपना ओपिनियन रखते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट वो वैल्यूएबल जजमेंट हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों एग्जांपल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी और दूसरी स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।